हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पचिंको का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है पास्ट से, यानी कि 1931 से। और हम देखते हैं इसहाक और हंसू को एक टेलर शॉप में। और हंसू इसहाक को पहचान लेता है कि वो एक पास्टर है, जिस पे कि इसहाक उससे पूछता है कि क्या वो इतना ऑब्वियस है। तो हंसू उसे बताता है कि उसे इस एरिया की हर खबर होती है, खास करके उन लोगों की जो कि बीमार हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। पर इसहाक बोलता है कि वो चिंता ना करे, अब वो बिल्कुल ठीक है। बट हंसू उसे बोलता है कि उसने जो सूट पहना है वो उसे सूट नहीं कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में वो उसे ये कहना चाहता था कि सुंजा को वो डिजर्व नहीं करता है। जिस पे इसहाक बोलता है कि ये सूट उसका नहीं बल्कि उसके भाई का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और हांसू उसके भाई का भी मजाक उड़ाता है कि वो इसहाक की बीमारी की वजह से ही मरा होगा। बट इसहाक बताता है कि उसका भाई आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुआ है। और ऐसे ही दोनों के बीच में बहस होती रहती है। और हांसू बोलता है कि इसहाक अपने लिए कोई नया सूट ले ले, उसके लिए वो पे कर देगा। बट इसहाक बोलता है कि वो खुद के सूट के लिए पे कर सकता है और टेलर को उसके लिए नया सूट बनाने को बोलता है उसकी शादी के लिए। और अपने पुराने सूट को एक बिलांग छोटी करने को बोलता है। नहीं, ये नहीं बोलता है, वो बोलता है कि वो उसको ऑल्टर कर दे, भले ही वो उस सूट को ना पहने, बट क्या पता उसका बेटा उस सूट को पहनेगा। और ये बात हांसू को जलाने के लिए काफ़ी थी। मतलब उसने तो बहुत चाहा कि इसहाक को सुंजा से दूर कर दे, बट ये हो नहीं पाया। उसके बाद इसहाक सुंजा और उसकी मॉम को लेकर आता है चर्च में और बताता है कि वो सुंजा से शादी करने वाला है। बट फादर बोलते हैं कि सुंजा ने पाप किया है, वो माँ बनने वाली है और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। बट इसहाक बोलता है कि सुंजा और उसकी मॉम ने उसकी जान बचाई है और उनका उसके ऊपर एहसान है जो वो उतारना चाहता है। और फादर सुंजा को खूब सुनाते हैं कि उसने गलती की है और भले ही वो जीसस को नहीं मानती है, बट फिर भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और इसके लिए माफ़ी मांगे। और बहुत कुछ कहने सुनने के बाद फाइनली वो दोनों की उसी चर्च में शादी करा देते हैं। और सुंजा की मॉम को देखते हैं मार्केट में जो आई होती हैं चावल लेने के लिए। और शॉपकीपर उन्हें चावल देने से मना करता है, क्योंकि अगर कोई जापानीज कस्टमर आया और उसे चावल कम पड़ गए तो वो उसे मार देंगे। सोचो जरा, सुंजा की मॉम ने सिर्फ 2 बाउल चावल मांगे और सिर्फ उतने दिन में उसे इतना डर था। हालांकि सुंजा की मॉम उसे बताती हैं कि उसकी बेटी यानी कि सुंजा की शादी हुई है और वो अपनी बेटी और दामाद को ये चावल खिलाना चाहती हैं, बट फिर भी उसे चावल नहीं मिलते हैं। और बहुत मिन्नतें करने और बाद में ये बताने पर कि सुंजा देश छोड़कर जा रही है और उसे नहीं पता कि वो कब आएगी, इसीलिए एक लास्ट टाइम वो अपनी बेटी को इस देश का स्वाद, इसकी खुशबू देना चाहती है। जिसपे कि वो शॉपकीपर उसे 3 बाउल राइस दे देता है। और सुंजा की मॉम बहुत ही प्यार से उस चावल को बनाती हैं और फिर अपनी बेटी और दामाद को वो खाने को देती हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है। फिर सुंजा की मॉम को देखते हैं उसके कपड़े पैक करते हुए, क्योंकि अब वो जापान जाने वाली थी। वहीं 1989 में सुंजा को देखते हैं पैकिंग करते हुए, क्योंकि अब वो कोरिया वापस आने वाली थी। इस एपिसोड में टाइम जल्दी जल्दी स्विच करूंगी मैं, ताकि आप टाइम के बीच के सिंक्रोनाइजेशन को समझ सकें। वहीं सुंजा को मार्केट में देखते हैं और एक जापानीज ऑफिसर उसे हांसू के पास लाता है, जो उससे पूछता है कि क्या उसने इसहाक से शादी कर ली। और अगेन इसहाक की इंसल्ट करता है और बोलता है कि सुंजा ये ना समझे कि उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा है और इसीलिए उसने उससे शादी की है, बल्कि वो एक बीमार आदमी है जिसे कभी कोई लड़की नहीं मिलती और इसीलिए उसने उससे शादी की है। पर सुंजा उसे उसके हस्बैंड की इंसल्ट करने से मना करती है और कहती है कि उसने उसे वो दिया है जो हांसू भी उसे नहीं दे सका। हांसू ने सिर्फ उसे शेम दी है और मार्केट में उसने उसके लिए बहुत कुछ सुना है और उसे पता है कि वो कौन है और जापान में क्या करता है। जिसपे हांसू उससे पूछता है कि क्या उसने ये नहीं सुना कि वहाँ पे लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, अगर वो वहाँ जाती है तो वहाँ सिर्फ सफ़र करेगी और उसके साथ उनका बेबी भी सफ़र करेगा। और बोलता है कि सुंजा कभी भी उसे भूल नहीं सकती है, इसीलिए वो ना जाए और वैसे भी उसके पेट में उसका बच्चा है। बट सुंजा नहीं मानती है और बोलती है कि ये बच्चा सिर्फ उसका है। जिस पे हांसू उस पे चिल्लाता है और बोलता है कि अगर उसे जाना है तो वो जाए, बट वो ये याद रखे कि अगर उसे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। और सुंजा वहाँ से चली जाती है। फिर सुंजा को देखते हैं जो आती है पोर्ट पे शिप से जापान जाने के लिए। वहीं 1989 में सुंजा अपने बेटे के साथ होती है एयरपोर्ट पे फ्लाइट से कोरिया आने के लिए। वहीं सोलोमन को देखते हैं जो जल्दी ऑफिस आता है, क्योंकि आज डील साइन होने वाली थी। और वहाँ वो नाओमी को देखता है और बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि उसके अलावा कोई और भी आज जल्दी ऑफिस आएगा। बट नाओमी बोलती है कि इस डील की चिंता सोलोमन से ज़्यादा उनको है, जो अगेन सोलोमन को अच्छी नहीं लगती है। और वो पूछता है कि क्या नाओमी उससे जेलस है। तो नाओमी पूछती है कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वैसे भी वो ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रुकने वाला है। जिस पे सोलोमन उससे पूछता है कि क्या वो टॉम के लिए भी ऐसा ही सोचती है या फिर दोनों के बीच में अफेयर बस ऐसे ही हो गया।
हाँ टॉम एंड नाओमी के बीच में कुछ है, और बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे जेलस है, उसके लिए बस ये डील मायने रखती है। और तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आता है जो सोलोमन से पूछता है कि वो एग्रीमेंट के कितने कॉपीज निकाल दे, और नाओमी तुरंत बोलती है कि उसने मेमो में सब कुछ मेंशन कर दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग चले, यानी कि वो सोलोमन को कुछ बोलने ही नहीं देती। फिर देखते हैं हान ग्युमजा को, जो आती है उनके ऑफिस डील साइन करने के लिए, और वहाँ वो मिस्टर अबे से भी मिलती है। और जब सभी एग्रीमेंट साइन करने के लिए बैठते हैं तो हान ग्युमजा का बेटा बोलता है कि वो एग्रीमेंट जल्दी से साइन कर ले क्योंकि एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, जिस पे हान ग्युमजा बोलती है कि उसने अभी तक एग्रीमेंट पढ़ा भी नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि एग्रीमेंट सही है या गलत, और बोलती है कि वो लोग कोई गलती नहीं कर सकते। और कहानी एक बार फिर आती है पास्ट में, और हम देखते हैं सुंजा को उसकी मॉम के साथ पोर्ट पे, जो उसको समझाती हैं कि उसकी लाइफ अब चेंज हो गई है, उसे कैसे रहना चाहिए, अपने इन लॉज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और हमेशा इसाक के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और तभी वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कोरियन थी और एक फेमस सिंगर थी, जिसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है और सुंजा उसे उठाकर देती है, और सिंगर उसको थैंक यू बोलती है और बताती है कि किसी बहुत स्पेशल पर्सन ने उसे वो स्कार्फ दिए थे, और पूछती है कि क्या वो भी शिप पे जा रही है, जिस पे सुंजा बोलती है कि हाँ, और सिंगर बताती है कि आज वो शिप पे सभी के लिए गाना गाने वाली है तो वो लोग भी इंजॉय करें। उसके बाद सुंजा की मॉम उसे 2 रिंग्स देती हैं और बोलती हैं कि ये उसकी दादी ने उन्हें दिए थे, और अब सुंजा इसे अपने पास संभाल कर रखे। एक लेडी के पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि मुसीबत के टाइम पे वो उसका यूज़ कर सके, और हाँ अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल ना बताए। मुझे यहाँ पे हमारी मम्मियों की याद आ गई, वो लोग भी ऐसा ही करती हैं, चाहे बैंक में कितने भी पैसे रख लो बट हर घर में एक सेविंग अकाउंट ज़रूर होता है कि नहीं। बट सुंजा उसे लेने से मना करती है और बताती है कि उसके पास ऑलरेडी एक वैल्यूएबल आइटम है, और उन्हें हांसू की दी हुई चेन वॉच दिखाती है, और मॉम समझ जाती हैं कि ये बेबी के फादर की है, और वो सुंजा से उस आदमी को भूल जाने को बोलती हैं। फिर इसाक वहाँ आता है जो सुंजा को चलने को बोलता है। फिर हम दोनों को शिप पे देखते हैं, और भाई साहब यहाँ पे तो लोग भीड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे, और सुंजा की तो तबीयत ही खराब होने लगती है तो इसाक उसके लिए पानी लाने जाता है। वहीं शिप में ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पे जापानीज है, वहाँ पे पार्टी हो रही थी। मुझे टाइटैनिक मूवी याद आ गया, नीचे की तरफ गरीब लोग, ऊपर की तरफ अमीर लोग, और वहाँ उस सिंगर को भी देखते हैं जिसके साथ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर वो सिंगर गाना गाना चालू करती है। वहीं 1989 में हान ग्युमजा एग्रीमेंट साइन करने में देर कर रही थी तो उसके बच्चे उसे जल्दी साइन करने को बोलते हैं, और सोलोमन बोलता है कि आज हान ग्युमजा को उस लैंड के बदले बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है जो उसके बच्चों की लाइफ को बदल देगी। बट हान ग्युमजा बोलती है कि वो पैसे उसके लिए श्राप के जैसे हैं। लेकिन सोलोमन बोलता है कि आज उसकी दादी कोरिया जा रही हैं, और 50 साल पहले जब वो यहाँ पे आई थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, बट आज वो फर्स्ट क्लास में कोरिया वापस जा रही हैं। बेसिकली उसके कहने का ये मतलब था कि टाइम बदल चुका है, अब वो लोग भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट उस लाइफ का क्या जो सोलोमन ने तो नहीं बट उसकी दादी एंड हान ग्युमजा ने जिए हैं, क्या उस लाइफ में पेन नहीं था? वहीं पास्ट में इसाक शिप पे मौजूद लोगों से पूछता है कि वो लोग जापान क्यों जा रहे हैं, और उसे पता चलता है कि उन लोगों को चिकुहो के माइंस में काम कराने के लिए ले जाया जा रहा है, और अभी वो लोग अकेले हैं, बाद में उनकी फैमिलीज को भी बुलाया जाएगा। ऐसे आपको बता दूं कि चिकुहो के माइंस को बाद में बंद करा दिया गया था। इसकी अपनी एक ब्लैक हिस्ट्री रह चुकी है जहाँ पे बहुत सारे इलीगल वर्कर्स को लाकर काम कराया गया था, उनकी जाने गई थी। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, और आपको बस इतना जान लेना चाहिए कि जब जापान सरकार से इसके बारे में, उन मजदूरों के बारे में जानकारी मांगी गई थी तो आज तक टिल डेट, मतलब जब भी आप इसको सुन रहे होंगे, अभी तक जापान की सरकार उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाई है। वहीं 1989 में हान ग्युमजा बताती है कि उसके फादर भी माइन में काम करने आए थे, और महीने भर बाद वो अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आई थी, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि 400 वर्कर्स ने स्ट्राइक की, बट 20 दिनों बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। बट कोई भी जापानीज उन्हें घर रेंट पे नहीं देता था। उनके लिए वो लोग कॉकरोच थे, और उनका मानना था कि कोरियंस स्मेल करते हैं, बहुत ही लाउड होते हैं। और वो लोग लाउड हो भी क्यों ना, उनकी कई फैमिलीज एक ही रूम में रहती थी क्योंकि वो लोग रूम का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो अपने दुखों को बता ही रही थी कि उसका बेटा बोलता है कि ये सब कुछ पास्ट की बातें हो चुकी हैं, और हान ग्युमजा बोलती है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वहीं पास्ट में उस सिंगर को देखते हैं जो अचानक से कोरियन में गाने लग जाती है, और जब नीचे के लोग अपने म्यूजिक को सुनते हैं तो वो लोग भी साथ में गाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। बट ऊपर सभी जापानीज उस सिंगर पे गुस्सा करते हैं और उसे अरेस्ट करने को बोलते हैं, बट वो रुकती नहीं है बल्कि और जोर जोर से गाने लग जाती है, और नीचे के लोग भी जोर जोर से शिप की दीवारों पर मारते हैं, जैसे कि किसी एक की हिम्मत देने से सभी में जोश आ गया हो। वहीं हान ग्युमजा सोलोमन से पूछती है कि अगर आज उसकी जगह यहाँ उसकी दादी होती और वो उसे कहती कि उनके खून का एक एक कतरा उन्हें इस डील को साइन करने से मना कर रहा है, तो वो उन्हें क्या बोलता, क्या तब भी वो उन्हें फोर्स करता? वहीं पास्ट में उस सिंगर को देखते हैं जो खुद को चाकू से स्टैब कर लेती है।
और इधर सोलोमन को देखते हैं जो बिल्कुल शॉक होता है और बोलता है कि हान ग्यूमजा को उस एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहिए और यही तो वो सुनना चाहती थी और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं हांसू और सुंजा की मॉम को जो शिप को जाते हुए देख रहे थे और हांसू के पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट था और सुंजा की मॉम बस रोती रहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद अब वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगी। इधर 1989 में टॉम को देखते हैं जो बस सोलोमन पे चिल्लाया जा रहा था एंड दीज अमेरिकन्स एंड देयर फेवरेट वर्ड, वही एफ वाला, कांट टॉलरेटेड। इतनी काम की बातें नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा तो एफ़ बोल जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर कभी कोई स्टडी करे तो उन्हें पता चलेगा कि इनके खाने के प्रोटीन का आधा से ज़्यादा हिस्सा एफ़ वर्ड बोलने में ही चला जाता होगा। मतलब हर चीज़ का रिप्लाई इनका एफ़। बट सोलोमन चुपचाप वहीं पे बैठा होता है, कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो शॉक्ड होता है, या यूँ कहूँ कि अभी नींद से उठा होता है। और मिस्टर अबे बोलते हैं कि उन्हें तो पहले ही पता था कि सोलोमन से ये काम नहीं हो सकता है, वो लोग लॉयल नहीं होते। मेरा बस चलता ना, मैं स्क्रीन में घुस के इसके मुँह पे मारती। उसके बाद सोलोमन को देखते हैं जो भागते हुए कहीं जा रहा था, कहाँ ये नहीं पता, बस वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और रोड पे बारिश में नाचने लगता है। और तभी वहाँ पर आती है नाओमी और उसको ऐसे देखकर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और सोलोमन तो ऐसे डांस करता है जैसे फ्रीडम उसे आज मिली हो। वहीं सुंजा को देखते हैं जो कोरिया आ चुकी है और बीच पे होती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है। 50 साल बाद उसे अपनी देश की हवा में सांस लेने का मौका मिला है, उसे रोने का मौका मिला है और इंसान अपनी माँ की आंचल में ही रो सकता है क्योंकि वहाँ वो उसे संभाल लेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। एपिसोड 5 आने वाला है फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को एयर होगा, तो मैं सैटरडे या संडे को उसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए डालूंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।